फाइनली द मोस्ट अवेटेड एनिमे सोलो लेवलिंग सीजन 2 आ चुका है। तो आज हम इसके सीजन 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी तक देखा, जिन्वू जॉब चेंजिंग क्वेस्ट के अंदर चला जाता है, जहां पर वो इग्रिस के साथ एक फाइट करता है और काफी मुश्किलों के बाद वो उसे हरा देता है और वो बन जाता है द शैडो मोनार्क और वो इग्रिस को भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। और अब आगे एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम जिन्वू को देखते हैं, जो कि आराम से अपने घर में सो रहा होता है और तभी उसके पास उसकी बहन जिना का कॉल आता है और वो उसे ये कहती है कि क्या तुझे पता नहीं कि आज मेरे स्कूल में पीटीएम है और तू अभी तक सो रहा है। और ये सुनने के बाद जिन्वू सीधा रेडी होकर जिना के स्कूल चला जाता है और जैसे ही वो जिना के स्कूल जाता है तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ये सोचती है कि अरे क्या सच में ये मेरा भाई है? ये तो पहले से काफी चेंज हो चुका है। और जिन्वू काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है और जब जिना उसे लेकर अपने टीचर के पास जा रही होती है तो उसके स्कूल की सारी लड़कियां जिन्वू को देखकर उसके ऊपर लट्टू हो जाती हैं। ये तो चलता फिरता कोकीन है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जिन्वू अपनी बहन के टीचर के साथ बैठा हुआ होता है। वो उसकी बहन की काफी ज्यादा तारीफें कर रही होती हैं और वो ये बोलती हैं कि तुम्हारी बहन अगले साल आराम से मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले सकती है और वो सभी स्टूडेंट्स के मुकाबले काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और तभी उसकी टीचर ये बोलती है कि अगर तुम्हारी बहन जिना की भी अवेकनिंग हो जाए तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे एक हंटर बनने दोगे? और ये सुनने के बाद जिन्वू उन्हें मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो टीचर ये बताती है कि हमारे स्कूल में एक ऐसे ही लड़की है जिसके साथ बिल्कुल ही सेम सिचुएशन है। प्लीज क्या तुम उसे थोड़ा समझा सकते हो? जिन्वू उस लड़की से मिलने के लिए चला जाता है और ये लड़की जिना की फ्रेंड होती है और वो जिन्वू को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इस बंदे को तो मैंने पहले कहीं देखा है। और हम देखते हैं कि वही लड़की होती है जो कि पहले जिन्वू और योकन की टीम का पार्ट थी। और तभी हान कहती है, मुझे नहीं पता कि टीचर ने तुम्हें क्या कहा है, पर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी और ना ही मैं हंटिंग को छोड़ रही हूँ। और तभी जिन्वू कहता है, तुम एक ई रैंक की हंटर हो ना, तो तुम उससे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकती। मुझे पता है तुम हमारे स्ट्राइक टीम के जरिए थोड़े पैसे कमा चुकी हो, पर वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है। अगर तुम मुझे यहाँ पर लेक्चर देने आए हो तो तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। और वैसे भी तुम भी एक ई रैंक के हंटर हो ना, मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया बल्कि कुछ दिखाने आया हूँ, तो चलो मेरे साथ। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डोंगसुक जिन्वू और यो को ढूंढता हुआ यहाँ आ जाता है। तो अगर आपको याद होगा, जब जिन्वू और यो अपने पहले मिशन के ऊपर गए थे तब एक टीम ने उन दोनों को मरने के लिए डंजन में अकेला छोड़ दिया था और उस टीम का कैप्टन होता है डोंगसुक। पर जिन्वू ने उस पूरी की पूरी टीम को ही निपटा दिया था और डोंगसुक उसे डोंगसुक का भाई है, जो कि यहाँ पर जिन्वू और यो से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आया है। और हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन का एक मेंबर उसके ऊपर नजर रख रहा होता है ताकि डोंगसुक यहाँ पर आकर कुछ गड़बड़ ना कर दे। और इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो को देखते हैं, जो कि एस रैंक हंटर चॉय से कहते हैं कि तो अब उन मॉन्स्टर्स के पास विंग्स भी आ चुके हैं। यस सर, यहाँ पर असली इशू तो ये है कि उनकी डेड बॉडीज हमें समुद्र के पास मिली है। तो तुम कहना चाहते हो कि अब वो मॉन्स्टर्स उड़ भी सकते हैं? आपने सही कहा, पर वो इस टाइम पर थोड़ी ही डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं, पर उन्हें यहाँ पर पहुँचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिलहाल मुझे जल्द से जल्द इस चीज के ऊपर छानबीन करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम जिन्वू और हान को देखते हैं, जो कि एक डंजन के गेट के पास पहुँच जाते हैं और वो गेट सी रैंक का होता है और ये डंजन व्हाइट टाइगर गिल्ड का होता है, जहाँ पर वो लोग फ्रेशर्स को ट्रेनिंग के लिए लाए होते हैं। और जिन्वू ने भी मैनेजर आन के साथ मिलकर हान की ट्रेनिंग की बात की होती है, जिस वजह से वो भी व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ उस गेट के अंदर जाने वाला है। और तभी एक बंदा कहता है, आखिर हम कब तक यहाँ पर खड़े होकर बातचीत करते रहेंगे? और इस बंदे का नाम होता है किम जुल और ये एक ए रैंक का हंटर होता है और इसी बंदे ने यंग हंटर्स की ट्रेनिंग का जिम्मा उठा रखा है और यही बंदा इस टीम का कैप्टन है। जिसके बाद इन सभी की 10 हंटर्स की टीम रेडी हो जाती है और जिन्वू अपने मन में सोचता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हान को पता चलेगा कि डंजन के अंदर जाना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है तो वो अपने आप पीछे हट जाएगी। जिसके बाद वो सभी लोग उस गेट के अंदर चले जाते हैं। पर तभी जिन्वू को कुछ एहसास होता है और हम देखते हैं कि अचानक से वो सी रैंक का गेट रेड गेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिन्वू हान को लेकर उस गेट से निकलने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, पर जिन्वू गेट से बाहर नहीं निकल पा रहा होता, बस उसकी आधी बॉडी ही बाहर निकल पाती है और वो वहाँ पर खड़े दोनों बंदों को मदद लाने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गेट का ओनर बैग भी इस न्यूज को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? एक सी रैंक का गेट आखिरकार रेड गेट में ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया? और यहाँ जिन्वू और उसकी टीम एक अलग ही डंजन में पहुँच जाती है, जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और तभी किम कहता है, सभी लोग ध्यान दो, ये एक रेड गेट है। हान कहती है, आखिर ये रेड गेट क्या होता है? जिन्वू से ये बताता है कि रेड गेट एक बहुत ही खतरनाक गेट है, जो कि आपको एक ऐसे डंजन में ले जाता है जिसका बाहर की दुनिया के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता और आप यहाँ से तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक आप डंजन के बॉस को ना हरा दो या फिर ये डंजन अपने आप ही टूट जाए। और ऊपर से बाहर से कोई
भी आपकी मदद करने नहीं आ सकता। और यहाँ के मॉन्स्टर्स सच में काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक उड़ता हुआ एरो हान के पास पहुँच जाता है, पर जिन्वू उसे अपने एक हाथ से रोक लेता है और हम देखते हैं कि उनका एक मेंबर उस एरो से मारा जाता है। और तभी वो देखते हैं कि ये सारा का सारा काम इन आइस एल्फ का होता है, जो कि यहाँ पर कमजोर लोगों को खत्म करने के लिए आए होते हैं। जैसे कि हान और वो बंदा दोनों ही ई रैंक के हंटर होते हैं, इसलिए उन आइस एल्फ्स ने इन दोनों को ही टारगेट किया और वो आइस एल्फ्स वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद किम कहता है, जैसा कि तुम सभी को पता है कि रेड गेट होने की वजह से अब हमारी मदद करने कोई नहीं आ सकता और अब हमें बी रैंक या फिर उससे हायर रैंक के मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी पड़ेगी और मैं तुम सभी को एक साथ प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, जिस वजह से हम दो ग्रुप में बट जाएंगे ताकि हम सभी जिंदा रह सकें। तो इसलिए जो जिंदा रहना चाहता है वो मेरे साथ चलो। अब हम देखते हैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के सारे मेंबर्स किम के साथ जाने लगते हैं, पर किम सी रैंक या फिर उससे कम रैंक वाले हंटर्स को अपनी टीम में शामिल नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उन सभी को जिंदा बचकर वापस जाना है तो हमारे टीम में सिर्फ स्ट्रॉन्ग बंदे होने चाहिए। और क्योंकि इस जगह का एक दिन बाहर की दुनिया के 1 घंटे के बराबर होता है, तो किसी को पता नहीं होता कि उनके लिए मदद कब आएगी, इसलिए वो कमजोर हंटर्स को अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहता था। और तभी हम देखते हैं कि एक बी रैंक की हंटर किम की टीम को छोड़कर जिन्वू की टीम में आ जाती है और वो लड़की जिन्वू से कहती है, किम तो उस एरो को नोटिस भी नहीं कर पाया था, पर तुमने तो उसे अपने एक ही हाथ से रोक दिया था, जिसका मतलब तुम एक ही रैंक के हंटर तो नहीं हो सकते। जिसके बाद किम अपनी टीम को लेकर खुले मैदान में चला जाता है और जिन्वू अपनी टीम को लेकर जंगल में चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर किम को एहसास होता है कि वो एरिया आइस बियर्स का है और उसे लगता है कि जिन्वू की टीम काफी आसानी से मारी जाएगी। और तभी उनकी टीम के ऊपर 3 आइस बियर्स अटैक कर देते हैं और किम एक आइस बियर को बीच में से ही काट देता है, जिससे कि बाकी आइस बियर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं, जो कि ठंड से बचने के लिए उन सभी को कोट दे देता है, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक हाई रैंक का हंटर भी 2 या 3 चीजों को ही स्टोर कर सकता है। और तभी हान कहती है, आखिर तुम कौन हो? और जिन्वू कहता है, मैं तुम लोगों को यहाँ पर लाया हूँ तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, पर उसके बदले में ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे कोई भी सवाल ना पूछो और मैं तुम दोनों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम दोनों भी मुझसे कुछ ना पूछो। और तभी उनके सामने एक आइस बियर आ जाता है और जिन्वू उसके साथ लड़ने के लिए अपने टाइटल को चेंज कर देता है, वुल्फ असैसिन। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर बेक उस गेट को देखने के लिए आ जाता है और उसे इस बात की उम्मीद होती है कि ए रैंक हंटर किम कुछ बी रैंक के हंटर्स को बचाकर बाहर जरूर ले आएगा। और तभी एक बंदा जिन्वू के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि उसे लगता है कि जिन्वू की री अवेकनिंग हुई है, पर उसे इस बात का कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला। और जिन्वू को ढूंढते हुए डोंगसुक वहाँ पर आ जाता है और बेक कहता है, आखिरकार तुम मेरे एरिया में क्या कर रहे हो? तुम तो अमेरिका में थे ना, तो ये तुम्हारा एरिया है। चलो फिर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आखिरकार तुमने 2 मेंबर्स जो कि तुम्हारे गिल्ड के हैं भी नहीं, उन्हें इस गेट के अंदर जाने की परमिशन कैसे दे दी? मैं उस जिन्वू को ढूंढता हुआ यहाँ पर आया हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस रेड गेट से बाहर आ भी पाएगा। और बेक अपने मन में सोचता है कि जिन्वू तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि अब इस रेड गेट की वजह से डोंगसुक तुमसे फाइट नहीं कर सकता। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि क्या तुम इस रेड गेट से बाहर आ भी पाओगे या नहीं? दूसरी तरफ सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि जिन्वू ने अकेले ही उस आइस बियर को आखिरकार कैसे हरा दिया। और हम देखते हैं कि जिन्वू और भी कई सारे आइस बियर्स को मार देता है, जिसके बाद उसकी पूरी की पूरी टीम कैंप लगाकर वहाँ पर बैठ जाती है और जिन्वू अकेला ही आइस बियर्स की पूरी फोर्स से लड़ने चला जाता है। और जिन्वू उन आइस बियर्स से लड़ने के लिए अपनी शेडो आर्मी को समन करता है और उसकी पूरी शेडो आर्मी आइस बियर्स के साथ फाइट करना शुरू कर देती है, पर कुछ सोल्जर्स के ऊपर आइस बियर्स भारी पड़ रहे होते हैं। और जिन्वू अपने मन में सोचता है कि ये शेडो मैजेस सच में तो कमाल के हैं, इनकी पावर तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है, पर मेरी माना पॉइंट्स काफी तेजी से खत्म हो रही है। और तभी एंट्री होती है उन आइस बियर्स की बॉस की और वो एक ही दहाड़ से जिन्वू के सारे शेडो सोल्जर्स को खत्म कर देता है और जिन्वू की माना पॉइंट्स भी खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो अभी अपनी शेडो आर्मी को समन नहीं कर सकता। पर तभी जिन्वू अपने सबसे पावरफुल सोल्जर इग्रिस को भेजता है और हम देखते हैं कि इग्रिस काफी तेजी से अटैक करता है और वो आइस बियर को कुछ भी करने से पहले काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है और इग्रिस उसके दोनों पैरों को ही काट देता है, जिसकी वजह से वो बॉस नीचे गिर जाता है। तब वो आइस बियर अपनी पावर्स को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि इग्रिस एक ही झटके में उसका सर काट देता है। और जिन्वू अपने मन में सोचता है, अगर उस टाइम इग्रिस ने अपनी तलवार नहीं छोड़ी होती तो मैं पक्का उस टाइम पर मर चुका होता और ये तो इस टाइम पर मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि किम के सारे टीम मेंबर्स मारे जा चुके हैं और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। और तभी उसके सामने ही एक आइस एल्फ आकर उसके साथी को बड़े ही बेरहमी से मार देता है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद जिन्वू अराइज कहता है और उन सभी बियर्स की शेडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है और इसकी वजह से जिन्वू की आर्मी और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है
है। वहीं गेट के बाहर अब 3 घंटे बीत चुके हैं, यानी कि गेट के अंदर 3 दिन बीत चुके हैं। डोंगसुक को लगता है कि जिन्वू मर चुका होगा और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन एक मिनट, वो तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर है ही नहीं, तो वो इस गेट में कैसे गया? दरअसल वो मेरा दोस्त है, वो लेवल सी के गेट्स को देखना चाहता था, इसलिए मैं उसे साथ ले आया। अच्छा तो ये बात है। और तभी हम देखते हैं कि डोंगसुक उसका गला पकड़ लेता है। प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और तभी उसका हाथ बाइक आकर पकड़ लेता है। डोंगसुक, इसे छोड़ दो। क्या एक छोटी सी कंट्री का गिल्ड मास्टर मुझे ऑर्डर दे रहा है? और इसकी वजह से बाइक को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी पावर्स को अनलिश करने लगता है और दोनों की ही पावर्स आपस में क्लैश होने लगती है और डर के मारे आन पीछे जाने लगता है। एस रैंक हंटर्स की लड़ाई, अगर हमने इसे नहीं रोका तो। लेकिन तभी वो दोनों एक दूसरे को पंच करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जमीन टूटने लगती है और सच में इनकी पावर्स काफी ज्यादा डेडली होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एन वक्त पर एक बंदा बीच में आ जाता है और वो उन दोनों के पंचेस को रोक देता है। अगर आप दोनों ने अपनी ताकत को ना रोका होता तो आज मैं अपने दोनों हाथों को खो बैठता। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर किस लिए आए हो, पर 2 महीने पहले मैंने खुद संग जिन्वू की पावर्स को टेस्ट किया था। वो सच में अभी भी एक ई रैंक का हंटर ही है। और हाँ, डोंगसुक को किसी जानवर ने मारा था। नहीं, तुम अभी भी झूठ कह रहे हो। मेरे भाई को यो ने मारा है। फिर आप जिन्वू के पीछे क्यों पड़े हो? तुम अभी तक नहीं समझे, वो बस किसी को मारने का बहाना है। और तभी उसे कोई मैसेज आता है और वो वहाँ से चला जाता है और फिलहाल के लिए इनकी सर से मुसीबत हट जाती है और कुछ समय के लिए डोंगसुक नाम की मुसीबत टल जाती है। वहीं डंजन के अंदर किम चलता चलता उसी बियर्स के ढेर के पास पहुँच जाता है जिन्हें जिन्वू ने खत्म किया था। तो इसलिए मुझे कोई बियर्स दिखाई नहीं दिए। क्या उसी ई रैंक के हंटर ने इन सभी को मारा है? नहीं नहीं, ये उनके बस का काम नहीं है। क्या ये सारा का सारा काम उन्हीं एल्फ्स का है? और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो भागता भागता जिन्वू के कैंप के पास पहुँच जाता है, जो कि काफी आराम से खाना वाना खा रहे होते हैं। और ये देखकर किम की काफी ज्यादा जल जाती है। तुम लोग अभी तक जिंदा कैसे हो? मेरी टीम पूरी तरह से खत्म हो गई सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि हमारे पास खाना और वेपन्स नहीं थे। तुम लोगों ने सब कुछ अपने लिए रख लिया। और उसे लगता है कि पाक ने भी उसकी टीम को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसको इसके बारे में पहले से पता था और वो जिन्वू की टीम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उनके ऊपर हमला करने जाता है, जिन्वू आकर उसे रोक देता है और उसके हाथ के हल्के प्रेशर से ही वो उड़ता हुआ दूर चला जाता है। तुम लोगों ने अपनी टीममेट्स को मरवा दिया और हमें भी मुसीबत में डाल दिया। तुम अपनी प्रेजेंस को नहीं छुपा सकते। और तभी उसके सामने कई सारे आइस एल्फ्स आ जाते हैं और उनके साथ उनका लीडर भी होता है और इस बंदे का नाम होता है बारूका। और वो ये बोलता है, लगता है इस कूड़े के अंदर कोई काम का बंदा है। वहीं जिन्वू उन आइस एल्फ्स की बातों को समझ पाता है और ये चीज देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अच्छा, तो तुम हमारी बातों को समझ सकते हो? और जिन्वू को लगता है कि शायद ये सिस्टम की वजह से हो रहा है। चलो ये भी अच्छी बात है, इसने मुझसे कहा था कि ये तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता है। लेकिन तभी जिन्वू बिजली की रफ्तार से उसकी गर्दन को काट देता है। शायद तुम कुछ कह रहे थे। जिसके बाद जिन्वू उसके ऊपर भी हमला कर देता है, पर वो जिन्वू के अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर देता है और जिन्वू समझ जाता है, लगता है ये बंदा मेरे से ज्यादा पावरफुल है। ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। जब तुम ह्यूमन नहीं हो तो तुम ह्यूमंस का साथ क्यों दे रहे हो? लेकिन जिन्वू को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होता कि आखिरकार ये बंदा कह क्या रहा है। वाह, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिर तुम क्या चीज हो। हमें हर वक्त आवाजें सुनाई देती है जो हमें ह्यूमंस को मारने को कहती है, पर तुमसे लड़ते वक्त वो आवाजें सुनाई नहीं दे रही। ये बिल्कुल मेरे सिस्टम की कमांड के जैसा है और मेरे खिलाफ उसे आवाजें सुनाई नहीं दे रही। शायद क्योंकि अब मैं एक प्लेयर बन गया हूँ। सुन में चिकने, हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस पीछे खड़े ह्यूमंस को हमारे हवाले कर दे और हम तुम्हारी जिंदगी को बख्श देंगे। तू है कौन बे और ह्यूमन से क्यों लड़ना चाहता है? लेकिन जैसे वो बताने वाला था, वो लीडर ग्लिच होने लगता है। ह्यूमंस को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें बख्श देंगे। जिन्वू को समझ नहीं आता कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन वो उसके प्रपोजल को रिफ्यूज कर देता है और वो ह्यूमंस को देने से मना कर देता है। तुम्हें पता है ना, हमारे नंबर्स तुमसे कहीं ज्यादा हैं। और ये सुन के जिन्वू स्माइल करता है और तुरंत ही अपनी शेडो आर्मी को समन कर देता है, अराइज। और उसकी शेडो आर्मी में वो बियर्ड्स भी ऐड हो चुके हैं। इनको देखकर बाकी के हंटर्स भी डर जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों की आर्मीज आपस में फाइट करना शुरू कर देती है। वहीं जब वो सब फाइट कर रहे होते हैं तो जिन्वू के टीममेट्स वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि अगर वो इसके बीच में रहे तो उनकी मौत पक्की है। और उन्हें भागते हुए कुछ आइस एल्फ्स देख लेते हैं और उनके ऊपर एरोज से शूट करते हैं, पर जैसे ही वो एरोज उनकी कमान से निकलती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर जिन्वू आ जाता है और इससे पहले कि उन्हें सोचने का समय भी मिलता, वो इन तीनों को काट के रख देता है। वो उन तीनों की गर्दन ही उड़ा देता है। उसके साथ ही सही में ताकतवर हैं, पर मेरी एमपी बड़ी तेजी से खत्म हो रही है और उनका बॉस मुझसे ज्यादा ताकतवर है। वो जिन्वू के सोल्जर्स को हराता हुआ आगे बढ़ता जाता है, जिसके बाद वो जिन्वू के ऊपर अटैक कर देता है और उसके हमले से जिन्वू समझ जाता है वो इग्रिस के साथ भी उसे नहीं हरा पाएगा। मुझे और ज्यादा ताकत की जरूरत है। मेरा नाम बारूका है, तुम्हारा नाम क्या है? संग जिन्वू। जिसके बाद फिर से उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती
जाती है। फाइट के दौरान बारूका उसके वेपन को नीचे दबा देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके ऊपर अटैक करता, वो अपने वेपन को फिर से अपने हाथ में समन करता है। लेकिन जो सेम अटैक उसने इग्रिस पर ट्राई किया था, और बारूका उस अटैक को भी काफी आसानी से डॉज कर लेता है और वो जिन्वू के ऊपर एक किक मारता है और वो उड़ता हुआ पीछे जाकर गिर जाता है। तभी जिन्वू की मैजेस बारूका के ऊपर एक फायर बॉल से अटैक करते हैं और इस ब्लास्ट की वजह से किम को भी होश आ जाता है और अपने सामने जिन्वू को देखकर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। साले जिन्वू तेरी तो। और वो अपनी तलवार को निकाल के उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। पीछे से किम आ रहा था और उसके सामने से बारूका, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। वो जिन्वू के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी स्नो के अंदर से एक नया सोल्जर बाहर आता है और हम कुछ सेकंड्स पहले का सीन देखते हैं। जब किम जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, तब उसने इग्रिस को समन किया, जिसने स्नो को उड़ाकर सारी चीजें छुपा ली और अगले ही पल उसने अपनी तलवार को किम जुल की छाती में घुसेड़ दी और उसके मरने के बाद जिन्वू उसकी शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर देता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके हमले से बारूका पीछे हो जाता है और जिन्वू उसका नाम आयरन रख देता है। आयरन जब अपनी टोंट स्किल का यूज करता है, बारूका सबसे पहले उसी के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन बारूका के लिए आयरन की मूवमेंट्स काफी ज्यादा स्लो थी, तो वो आसानी से उसके सारे अटैक से बच रहा होता है। वहीं वो तीनों पेड़ के पीछे छुपकर इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। मिस पार्क, क्या हंटर्स की लड़ाई ऐसी होती है? अगर ऐसा है तो मैं कभी हंटर नहीं बन पाऊंगी। उन्होंने भी इतनी खतरनाक लड़ाई पहले कभी नहीं देखी। और इसके बाद जिन्वू और इग्रिस दोनों एक साथ बारूका पर टूट पड़ते हैं और इन दोनों के साथ में लड़ने के बाद भी बारूका उन दोनों को टक्कर दे रहा होता है। तभी फाइट के बीच में आयरन फिर से अपनी टोंट स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से बारूका फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जिन्वू और इग्रिस दोनों उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो इग्रिस के अटैक से तो बच जाता है, पर वो जिन्वू के अटैक से नहीं बच पाता और बारूका देखता है कि जिन्वू के सोल्जर्स ने उसके सभी आइस एल्फ्स को मार दिया। तभी जिन्वू अपनी डैगर को थ्रो कर देता है, जिसे बारूका डॉज कर लेता है। उसे लगता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है जो अपने वेपन को ही फेंक दिया, लेकिन तभी जिन्वू अपने रूलर हैंड स्किल का यूज करता है और वो डैगर वापस से उड़ता हुआ उसी के पास चला जाता है, जिसे ब्लॉक करने के चक्कर में उसका वेपन ही टूट जाता है। आयरन, उसके बुलाते ही आयरन भी वहाँ पर आ जाता है और अपने हाथों से बारूका को जकड़ लेता है। ये देख के सभी मैजेस उसके ऊपर अपने फायर बॉल स्पेल का यूज करते हैं, जिस वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन इसके बाद भी बारूका जिंदा खड़ा था। मोनार्क हूँ भाई, मजाक थोड़ी। और वो बिना वेपन के ही आयरन को काट डालता है। वो चिल्ला के कहता है, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। तभी जिन्वू अपने डैगर को सीधा उसके पेट में घुसा देता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी बारूका नहीं मरता। अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। तभी आयरन फिर से खड़ा होता है और अपने हैमर से एक जोरदार अटैक करता है और इसकी वजह से बारूका जमीन में फिट हो जाता है और इसकी वजह से जिन्वू के 2 लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि आयरन बारूका के मरने के बाद भी उसे अपने हैमर से मार रहा होता है। अबे ओए आयरन, रुक जा, मर गया वो। दरअसल वो चेक कर रहा होता है कहीं बारूका जिंदा तो नहीं है और इग्रिस आयरन की इन कारनामों को देखकर अपना मुंह मोड़ लेता है, तो वो बाकी के मैचेस के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने लगता है। जीत गए भाई, हम जीत गए, खुशियां मनाओ, जीत गए। और अब क्योंकि उस डंजन का बॉस हार चुका था, तो बाहर का गेट भी ओपन हो जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। फाइनली अब हम सभी घर जा पाएंगे। लेकिन उससे पहले जिन्वू बारूका की शैडो को एक्सट्रैक्ट करना चाहता था। वहीं डंजन के बाहर अब 7 घंटे बीत चुके थे, यानी कि डंजन के अंदर 1 हफ्ता बीत चुका था। और वहाँ पर खड़ा आन बाइक से कहता है, मैं यहाँ पर रहूंगा सर, आप यहाँ से जा सकते हो। इसके अंदर मेरे गिल्ड के मेंबर्स हैं, तो मैं यहाँ से वापस कैसे जा सकता हूँ। और तभी उस गेट का कलर ब्लू हो जाता है और कुछ लोग वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं। ये देख के उसे लगता है कि ये जरूर किम होगा, लेकिन उस गेट के अंदर से पाक और गो बाहर आते हैं और पीछे से जिन्वू और सांगी भी बाहर आ जाते हैं। और ये देखकर बाइक हैरान हो जाता है, क्योंकि वो डंजन का गेट गायब हो जाता है। ए रैंक हंटर्स का क्या हुआ और किम कहाँ पर है? सिर्फ लो रैंक के हंटर्स ही सर्वाइव कर पाए। आखिरकार गेट के अंदर क्या हुआ था? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी बैग जिन्वू को रोक देता है, प्लीज रुको जरा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं पहले से ही काफी ज्यादा थक चुका हूँ, क्यों ना तुम अपने बंदों से ही बात करो। लेकिन इसकी वजह से बाइक को गुस्सा आ जाता है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक ऑर्डर था। इस इंसिडेंट की वजह से हमारे 6 मेंबर्स मिसिंग है। मैं इंचार्ज हूँ, तो मुझे तुमसे सवाल करना ही होगा। मैं समझ सकता हूँ, पर मैंने तो तुम्हारे 2 मेंबर्स को बचाया है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए? ये सुन के बाइक शांत हो जाता है। तुम सच कह रहे हो, मैं अपनी बदतमीजी के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। इसके बाद जिन्वू सांगी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिन्वू के जाने के बाद बाइक पाक से पूछता है, आखिरकार उस बंदे की दिक्कत क्या है? वो इतने गुस्से में क्यों था? पाक कहती है कि उसे भी इसके बारे में नहीं पता। बॉस को हराने के बाद उसका मूड अचानक से खराब हो गया, जिसके बाद वो आन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो बंदा हमारे गिल्ड में आना चाहिए। जिन्वू सांगी को अपने घर छोड़ देता है, जहाँ वो उसका शुक्रिया अदा करती है। थैंक्स मिस्टर संग, जो आपने मेरी मदद की, और कहती है कि हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। और ये सब सुनकर जिन्वू हैरान हो जाता है और जिन्वू को उस डंजन के अंदर से
एक डैगर मिला होता है। पर जब उसने बारूका की शेडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी तो उसके तीनों अटेम्प्ट्स फेल हो गए थे, क्योंकि शायद बारूका जिन्वू से काफी ज्यादा पावरफुल था। और जिन्वू सोचता है कि साला डंजन में मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की और इतने खतरनाक बंदे से फाइट की और मुझे मिला क्या, ये सिर्फ डैगर। और जिन्वू अपने घर पर पहुंच जाता है और जिन्वू अपने घर पर आने के बाद सोचता है कि आज ही तीसरी बार था जब उसने किसी इंसान की जान ली। और अगली सुबह जिन्वू एक और रेड के लिए पहुंच जाता है और यो ने फिर से अजीबो गरीब सा आर्मर पहन रखा होता है। अबे ओए, तो इसी कॉस्ट्यूम में आएगा? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत है क्या? जल्दी चल यार, रास्ते में किसी को उठाना भी है। और हम देखते हैं कि वो सांगी होती है और वो जिन्वू को उसके नाम से बुलाती है, जो कि देखकर यू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और यो को लगता है कि उन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है और वो रोता हुआ चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा देता है। के बाद हम जिन्हो को देखते हैं, जो कि अपने सामने के नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। बॉस, ये सब कहाँ से आए? अच्छा हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया था, दरअसल ये मेरी स्किल्स में से एक है। सभी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद वो अपनी आर्मी को क्रिस्टल्स माइन करने के लिए भेजता है, लेकिन इसकी वजह से जिन्हो दुखी हो जाता है। बॉस, मुझे कम से कम माइनिंग तो करने दो। ये देखकर जिन्हो का एक सोल्जर उसे अपने माइन किए हुए क्रिस्टल्स दे देता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक टूटी फूटी शिप में खड़ा था और एक बंदा उसे देखकर काफी ज्यादा डर रहा होता है। तू डर क्यों रहा है यार, शांत हो जा। और इन दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती और ये बंदा उसे इंग्लिश में बताता है कि आई एम ए ह्यूमन, आई वांट गो टू होम। और ये बंदा कोई और नहीं होता बल्कि अपने संग जिन्वू का एक लौता बाप होता है। दूसरी तरफ 19 रेड कंप्लीट करने पर वो दोनों सेलिब्रेट कर रहे थे और इसके बाद जिन्हो को सिर्फ रिटन एग्जाम देना है, फिर उसे भी गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल जाएगा। जिन्वू उसे बताता है कि मुझे थोड़ा कुछ काम है जिस वजह से तुम मुझसे कुछ समय के लिए कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। ये सुन के जिन्हो को लगता है कि वो बस उससे पीछा छुड़ाना चाहता है और वो उसे बताता है कि मेरा भी एक भाई है पर वो मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करता। हमने बचपन में भी ज्यादा समय साथ में नहीं बिताया, पर आपने मेरी कई बार जान बचाई है और ऊपर से आप मेरी मदद भी कर रहे हो। काश आप मेरे बड़े भाई होते। अगर ऐसी बात है तो आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये सुन के जिन्हो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो खुशी के मारे काफी ज्यादा दारू पीने लगता है। दूसरी तरफ उस बंदे को एक जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, यानी कि जिन्हो के फादर को। इसने बताया है कि ये साउथ कोरिया का एक हंटर है जो 10 साल पहले एक डंजन में कैद हो गया था और हाल फिलहाल में ही उसे बाहर आने का रास्ता मिला और वो भी सीधा अमेरिका में। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, शायद ये कोई ह्यूमनाइड बीस्ट है जो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो इसीलिए उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने एक एस रैंक हंटर को बुलाया है। और हम देखते हैं कि वो हंटर डोंगसुक है जो कि उसको इन्वेस्टिगेट करने वाला है और उन्हें सिर्फ इसका नाम पता है जो कि है संग इल हुआन। इसके बाद जिन्हो अपनी बहन को बताता है कि वो एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहा है, तुम तो काफी ज्यादा बिजी रहने लगे हो, किसके साथ जा रहे हो? और वो परेशान होकर कहता है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ और बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिन्हो डीमन कैसल गेट के सामने खड़ा होता है। मैं यहाँ पर तब आया था जब मेरा लेवल 20 था, पर उस वक्त से मेरा लेवल 3 टाइम्स बढ़ चुका है, तो शायद ये लड़ाई अब आसान होने वाली है। इसके बाद जिन्हो की का यूज करके दरवाजे को खोल देता है। जब वो अपने मिशन को देखता है तो उसे पता लगता है कि उसे डीमन सोल्स को कलेक्ट करने होंगे। एक सेकंड, 10,000 डीमन सोल्स? इस जगह पर इतने सारे डीमंस हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरा मिशन एक ही है, अपनी मोम के लिए एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाना। तो चाहे 10,000 डीमंस हो या 10 लाख, मैं इस मिशन को कंप्लीट करके रहूंगा। दूसरी तरफ हम जिन्हो को देखते हैं जो कि अपने फादर से गिल्ड की कमांड के लिए बात कर रहा था। मैं जानता हूँ कि बड़े भाई भी गिल्ड के मास्टर बनना चाहते हैं, पर वो किसी बाहर के बंदे को बुला के गिल्ड को रन करना चाहते हैं। पर मुझे लगता है कि हमारी कंट्री के फ्यूचर के लिए ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा। संग जिन्हो, ये वही है ना जो 3 मेजर इंसिडेंट में इन्वॉल्व था? डबल डंजन, वो रेड जिसमें हान की टीम को टपका दिया गया था, और किंग वाला इंसिडेंट जिसमें कि वो अपने ही क्रिमिनल्स को मार रहा होता है। पर इतने खतरनाक रेड्स पर भी हर बार वो जिंदा वापस आया। और ये वही हंटर है जिसने तुम्हारी 19 रेड्स कंप्लीट करने में मदद की है। और यहाँ तक कि रेड गेट में भी उसी ने कुछ हंटर्स को बचाया था। तुम्हें गिल्ड मास्टर का लाइसेंस भी जिन्हो की वजह से मिला है और फिर भी तुम गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो। डैड, चाहे कुछ भी हो, मैं यूजिन गिल्ड का मास्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैंने सुना है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड जिन्हो को अपने गिल्ड में शामिल करना चाहती है, तो तुम्हें उसे हमारे गिल्ड में लाना होगा। ठीक है डैड, ये हो जाएगा। दूसरी तरफ डीमन कैसल में जिन्हो को पता लगता है कि वो इन डीमंस की सोल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। इतने सारे डीमंस को मारा है मैंने, लगता है इसका कोई फायदा नहीं होगा। और तभी जिन्हो को एक एंट्री परमिट मिलता है इसके अगले फ्लोर पर जाने का, और उसे सामने एक बड़ी सी रोशनी दिखती है जो कि उसे 2nd फ्लोर तक लेकर जाएगी। आखिर ये डीमन कैसल कितना बड़ा है, ऐसा लगता है कि एक पूरा का पूरा शहर एक बिल्डिंग के अंदर समाया हो। जिन्हो चलते चलते थक जाता है तो वो बियर्स के लीडर को समन करता है। वो बियर काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और जो भी डीमंस उसके सामने खड़े होते हैं वो उन्हें कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा होता है।
है और जिन्वो इसकी पावर्स को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और इसीलिए वो उसका नाम टैंक रख देता है। और दूसरी तरफ हमें चाहिन के दर्शन करवाए जाते हैं। कुछ लड़की उसकी सुंदरता को देखकर उसकी तारीफ कर रही होती हैं। चाहिन चोई के साथ हुई बातों को याद कर रही थी। हमने डिसाइड किया है कि जेजू आइलैंड की लोकेशन को हम लोग अभी के लिए सीक्रेट रखेंगे, लेकिन चाहिन पब्लिक को उसे बताना चाहती थी। अगर हमने ऐसा किया तो जनता में भगदड़ मच जाएगी, तो इससे बेहतर यही होगा हम अपनी गिल्ड की ताकत को बढ़ाने पर फोकस करें। हम इस कंट्री की सबसे बड़ी गिल्ड हैं। हमारी ताकत जितनी बढ़ेगी हम उतना ही ज्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे। दूसरी तरफ जिन्हों ने और भी ज्यादा डीमंस को मार दिया होता है। जब मुझे ये मिशन मिला था मुझे लगा था कि ये एस रैंक का मिशन होगा, पर अभी तक सिर्फ मुझे अपर बी रैंक के मॉन्स्टर्स मिले हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और हर अगले फ्लोर पर इनकी पावर्स बढ़ती जा रही है। लेकिन सिर्फ रिक्वायर्ड मॉन्स्टर्स को मारकर मैं काफी आसानी से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अगर ये डंजन किसी टावर की तरह है तो यहाँ पर टोटल 100 फ्लोर्स होंगे और वो सोचने लगता है कि 100वें फ्लोर पर पहुँचते पहुँचते वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। वो अपनी फूड सप्लाई को चेक करता है। मैंने जिन्हा से प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, पर इसमें तो काफी ज्यादा समय लग रहा है। आखिरकार जिन्हू 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट कर लेता है और ऐसा करते ही उसके सामने एक मॉन्स्टर की पूरी आर्मी आ जाती है, जिनके बॉस का नाम रेड कलर में आ रहा था, जिसका नाम वुल्केन होता है। वहीं दूसरी तरफ आन जिन्हू के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन उन्हें जिन्हा से पता लगता है कि जिन्हू अभी घर पर नहीं है। हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिन्हू ना ही किसी रेड में गया है और ना ही कंट्री के बाहर। उसकी लास्ट लोकेशन सिटी के बीच में थी, तो वो आखिर गया कहाँ? वहीं डंजन के अंदर जिन्हू अपनी पूरी आर्मी को समन कर लेता है और वो अपने शेडो सोल्जर से कहता है कि बॉस से मैं खुद लड़ूंगा और बाकी के तुम लोग उसकी आर्मी को खत्म करो। और सभी सोल्जर्स उसके ऑर्डर को मानकर उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। और जिन्हू अपने मन में सोचता है आयरन अपनी शील्ड दो, और वो इन वक्त पर अपनी शील्ड को फेंक देता है, जिसका यूज करके जिन्हू उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। पर वल्कन उसके ऊपर कंटिन्यूअस अटैक किया जा रहा था। ये साला मोटा इतनी तेज कैसे मूव कर पा रहा है? और तभी जिन्हू उसके पीछे आकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिन्हू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वल्कन उसके अटैक को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता है। वल्कन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिन्हू को उसकी सिर्फ एक ही कमजोरी दिखती है और वो है उसका सर। तो जिन्हू उससे दूर होने की कोशिश करता है ताकि वो उसे भगाकर थोड़ा स्लो कर सके। और तभी उसे सामने एक बिल्डिंग दिखती है, जिसे देखकर वो उसकी तरफ और तेजी से जाने लगता है। और वल्कन काफी सारी बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और वो कुछ समय के लिए थोड़ा स्लो हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर जिन्हू अपने वेपन को समन करता है और एक ही अटैक से उसकी गर्दन को काट देता है और इस तरह से वो वल्कन को हरा देता है। और वल्कन को हराने पर रिवॉर्ड के तौर पर उसे वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट मिलता है। और दूसरी तरफ डोंगसुक जिन्हू के फादर से पूछताछ करने के लिए आ जाता है। मैंने सुना है कि तुम एक बात करने वाले मैजिक बीस्ट हो। मैं पहले ही कई दफा कह चुका हूँ, मैं एक इंसान हूँ, ना कि कोई बीस्ट। तुम लोग चाहो तो मेरा डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हो। लेकिन डोंगसुक उससे कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ अपना मुंह बंद रखो। क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? चुप करो। लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। ह्यूमंस गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना जानते हैं? ये तो बस अभी एक शुरुआत है। तुम ह्यूमंस उनकी असली पावर्स को नहीं जानते। डोंगसुक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। तो वो उसे बताता है कि ये डंजन गेट्स और मॉन्स्टर्स कुछ भी नहीं है। एक ऐसी ताकत जाग चुकी है जो सारी दुनिया को ही तबाह कर सकती है और मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं बता सकता। लेकिन मेरा मिशन सिर्फ एक ही है, उस तबाही को रोकना। लेकिन डोंगसुक को लगता है कि वो सिर्फ बकवास किए जा रहा है और वो कहता है कि पूरी दुनिया में लाखों हंटर्स हैं। अगर वो अपनी ताकत को जोड़ दें तो वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं जो खतरा आने वाला है। उसके सामने ये हंटर्स कुछ भी नहीं है। एक मैजिक बीस्ट का परिवार भी है। क्या तुझे तेरे बेटे का नाम याद है? मेरे बेटे का नाम संग जिन्हू है, लेकिन तुम्हारा बेटा तो मर चुका है। वो दरअसल जिन्हू के फादर को सिर्फ उकसाना चाह रहा था। मैंने तो तुम्हारे बेटे को मार दिया है। और वो अपनी पावर्स को दिखाकर उन्हें डराने की कोशिश करता है और जिन्हू के फादर को भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी शिन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि डंजन में जिन्हू की शेडो आर्मी काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। ये लड़ाई तो सच में वन साइडेड हो गई है। और वो उस डीमन से कहता है कि क्या तुम डर रहे हो? लगता है डीमंस भी डर को महसूस कर सकते हैं। जिसके बाद वो काफी बैडस तरीके से उस मॉन्स्टर की गर्दन को काट देता है और जिन्हू को नोटिफिकेशन आती है कि उसने मीटस गाइड ऑफ सोल को हरा दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में हम देखते हैं कि एक पूरा का पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि एस रैंक हंटर्स के बीच की लड़ाई पूरे शहर को ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ये अच्छा हुआ कि ये फाइट सिर्फ इसी एरिया में रही। और दूसरी तरफ डोंगसुक काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और ये काम किया होता है जिन्हू के फादर ने। साला काफी ज्यादा चोड़ में था। भाई को बेटे ने पेल दिया और बाप ने इसे। वहीं डंजन के अंदर जिन्हू का खाना खत्म हो गया था और वो इससे आगे नहीं जाता और वो अभी इस वक्त 75वें फ्लोर पर है। और यहाँ तक पहुँचने पर जिन्हू
जिन्वू को काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। लेवल 50 क्लियर करने पर उसे एक नेकलेस मिला होता है और साथ ही में एक ईयर रिंग, और ये दोनों ही आइटम काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और इसके अलावा उसे एक मैजिक बॉल मिली होती है जो उसके काम का तो नहीं था, पर उसके मैजिक की पावर को काफी ज्यादा बूस्ट कर सकता था। उसे एक लूट बॉक्स मिलता है जिसके अंदर से उसे एक मिस्टीरियस की मिलती है जिसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होता। जिसके बाद जिन्वू डंजन से बाहर आ जाता है। अब एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए मुझे सिर्फ एक इंग्रेडिएंट की जरूरत है और वो है डीमन किंग का प्यूरिफाई ब्लड। लेकिन मैं अभी भी किसी भी एस रैंक डंजन में नहीं जा सकता, तो अब टाइम आ चुका है इस नाटक को यहीं पर खत्म करने का। मुझे अपना लाइसेंस अपग्रेड करवाना होगा। और इसके बाद हमें रैंक असेसमेंट ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी हंटर्स अपने रैंक को चेक करवाते हैं। और वहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड का रिक्वेटर होता है जो कि जिन्वू को देख लेता है और वो अपनी गिल्ड लीडर बैक को कॉल करता है और बताता है कि बॉस यहाँ पर जिन्वू रैंक असेसमेंट के लिए आया है। और ये सुनकर बैक तुरंत वहाँ पहुँचने के लिए निकल पड़ता है और इधर जिन्वू टेस्ट के लिए आ जाता है। ऑपरेटर सिर्फ इसे इस क्रिस्टल पर हाथ रखने के लिए कहती है जो कि उसकी मैजिकल पावर्स को मेजर करेगा, लेकिन तभी कंप्यूटर एरर शो करता है। ऑपरेटर उसे दोबारा से हाथ रखने के लिए कहती है पर कंप्यूटर इस बार भी एरर शो करता है। ऑपरेटर को लगता है कि ये मशीन खराब हो चुकी है और तभी उसका सीनियर वहाँ पर आता है और जब वो चेक करता है तब भी कंप्यूटर एरर ही शो करता है। और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कोई कंप्यूटर की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बल्कि जिन्वू की मैजिक पावर इतनी ज्यादा है कि वो इस मशीन से मेजर नहीं हो सकती। और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जिन्वू एक एस रैंक का हंटर है। हमारी कंट्री में अब तक सिर्फ 9 एस रैंक के हंटर्स हैं और जिन्वू अब 10th एस रैंक हंटर बन चुका है। वहीं बिल्डिंग के बाहर हम चोई और चिंचुल को देखते हैं जो कि रेड गेट इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। चोई कहता है कि एक हंटर जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर था भी नहीं और उसने इजीली रेड गेट के बॉस को हरा दिया। आखिर ये कैसे हो सकता है और तुम्हारी टीम उस वक्त कर क्या रही थी? और तभी उन दोनों को बिल्डिंग से आवाजें सुनाई देती है और वो दोनों चेक करने के लिए अंदर जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर सभी लोग ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि जिन्वू अब इस कंट्री का 10th एस रैंक हंटर है। और वो सीनियर जिन्वू को बताता है कि हमारे पास जो भी मशीनें हैं उससे हम आपकी पावर्स को चेक नहीं कर सकते हैं और आपकी रैंक को कंफर्म करने के लिए आपको 3 दिन बाद आना होगा। और तभी वहाँ पर चोई पहुँच जाता है। जिन्वू चोई को देखकर अपने मन में सोचता है कि चोई जो फायर मैजिक का किंग है और लोग इसे अल्टीमेट वेपन भी बुलाते हैं। चोई जिन्वू की मैजिक ओरा को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर ये सब बवाल किस वजह से हो रहा है। चोई जिन्वू को अपना इंट्रो देता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कहता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें कौन सी गिल्ड को ज्वाइन करना है? लेकिन जिन्वू उसके बगल से सॉरी कहकर निकल जाता है और वो यहाँ पर चोई को काफी गंदी तरह से इग्नोर करता है क्योंकि एस रैंक हंटर किसी सुपर स्टार से कम नहीं होते हैं। और तभी बैक वहाँ दौड़ता हुआ आ जाता है, लेकिन उसके आने से पहले जिन्वू वहाँ से चला गया था। चोई बैक को ऐसा आते हुए देखकर समझ जाता है जिन्वू ही वो हंटर होगा जिसने रेड गेट को क्लियर किया था। बैक भी चोई को देखकर हैरान हो जाता है, अबे शिट यार, इसे यहाँ होना जरूरी था। और वो दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जिन्वू हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास बैठा होता है। जिन्वू अपनी मॉम से प्रॉमिस करता है, मॉम मैं आपको जल्दी ठीक कर दूंगा, ये मेरा वादा है। और बाहर निकलते ही वो देखता है कि जिनचुल उसका इंतजार कर रहा होता है। जिनचुल उसे बताता है कि मेरा काम हंटर्स पर नजर रखना है, लेकिन बात अगर एस रैंक हंटर्स की हो तो हम उनके सामने कुछ नहीं है। जिन्वू उसकी बातों को सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जिनचुल कहता है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है और हम देखते हैं कि वो हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो गन ही होते हैं। वो जिन्वू को एस रैंक हंटर बनने पर कांग्रेट्स कहते हैं। जिन्वू उनसे कहता है कि पर अभी तो रीअसेसमेंट होना बाकी है। गुनी उसे बताते हैं कि वो तो बस इसलिए ताकि हंटर एसोसिएशन को तुमसे मिलने का समय मिल सके। गुनी कहते हैं कि हंटर एसोसिएशन के पास ज्यादा स्किल्ड हंटर्स नहीं हैं और बाकी बड़े गिल्ड से मुकाबले उनके पास उतना पैसा या फेम नहीं है। गुनी जिन्वू से हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और वो बताते हैं कि अभी कंट्री का ग्रेटेस्ट पावर गवर्नमेंट के पास नहीं बल्कि इस कंट्री के टॉप 5 गिल्ड के पास है जिनकी पावर अभी के लिए इक्वल है। लेकिन अगर तुम इनमें से किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करोगे तो वो बैलेंस ब्रेक हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो ताकि ये बैलेंस बना रहे और हम तुम्हें एक अच्छी पोस्ट और सैलरी दोनों ही देंगे। जिन्वू इस ऑफर के बारे में सोचता है जो कि एक बहुत ही शानदार ऑफर है, खासकर इसलिए क्योंकि गुनी इस कंट्री के पहले एस रैंक हंटर हैं और 80 साल के होने के बावजूद वो भी इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो जिन्वू की पावर को मैच कर सकते हैं। और काफी सोचने के बाद जिन्वू उनकी इस ऑफर को ठुकरा देता है। गुनी सोचते हैं कि ये भी बाकी हंटर्स के जैसा निकला, इसने भी पैसों को ही चूज किया। लेकिन जिन्वू कहता है कि मैं लड़ना चाहता हूँ और मेरी सही जगह डंजन्स के अंदर है। ये सुनकर गुनी शौक हो जाते हैं। आखिरी बार मेरा दिल ऐसे कब धड़का था, मैं उसकी आंखों में देख सकता हूँ कि ये सच कह रहा है। अगर ये मुझे 10 साल पहले मिलता तो मैं इसके साथ खड़े होकर लड़ सकता था। गुनी जिन्वू की बात समझ जाते हैं और वो उसे ज्यादा फोर्स नहीं
करते हैं। इसके बाद जिनवो वहाँ से चला जाता है। जिनवो घर जाते वक्त उन्हीं के ऑफर के बारे में सोचता है। हंटर एसोसिएशन केवल डी और ई रैंक के डंजन्स को ही हैंडल करती है और अगर मैं उनके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं हायर रैंक डंजन में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मुझे जल्दी से लेवल अप करने के लिए हायर डंजन्स में जाना होगा ताकि मैं अपनी मोम को ठीक कर सकूं। दूसरी तरफ हम डोंगसुक को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है। और जिनवू के फादर ने इसकी भुस्सी भर दी होती है। लोंडे के हाथ पैर ही तोड़ दिए और तभी उससे उसकी गिल्ड का चीफ मिलने आता है। क्या संगिल हुआन सच में कोई मॉन्स्टर था? क्या मेरी हालत तुम्हें देखकर लगता है कि वो कोई इंसान होगा? हम लोग उस बंदे को ढूंढ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हम उसका कुछ कर भी पाएंगे जिसने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी। डोंगसुक जिनवू के फादर की बातों को याद करता है। सुनबे चोमू, मेरे परिवार से तू जितना दूर रहेगा तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा, वरना तेरी मौत भी तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगी। और उसकी बातों को याद करके उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो एक पावरफुल आर्टिफैक्ट खरीदने का सोचता है ताकि वो उसे मार सके। आर्टिफैक्ट एक ऐसा हाई लेवल गियर है जिसे डंजन में मिली चीजों से बनाया जाता है जो किसी भी हंटर की पावर और एबिलिटी को बढ़ा सकती है। और इधर जिनवो भी ऑनलाइन ऑक्शन में कुछ आर्टिफैक्ट को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो डीमन कैसल में जाने से पहले अपनी पूरी तैयारी करना चाहता था, पर सारे आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा महंगे होते हैं, इसलिए वो रिवॉर्ड में मिली स्फीयर ऑफ एवरेज को बेचने के बारे में सोचता है। लेकिन स्फीयर ऑफ एवरेज एक ए रैंक का आर्टिफैक्ट है, इसलिए उसे बेचने पर लोग उससे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। ये एक ई रैंक के हंटर के पास ये कहां से आया? और रिकॉर्ड के मुताबिक वो अभी तक किसी भी हायर रैंक डंजन में नहीं गया। तभी उसकी नजर एक ऐड पर जाती है जिन्हें काम के लिए माइनर की आवश्यकता थी। दूसरी तरफ गुनही जिनवो की हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि जिनवो अपनी ओरिजिनल फाइल में बिल्कुल अलग ही इंसान दिख रहा है। लगता है मैं किसी और ही बंदे से मिलकर आया हूँ और इसकी पर्सनैलिटी तो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। सर, हमें अभी रिपोर्ट मिली है कि जिनवो ने हंटर गिल्ड को ज्वाइन किया है। ये सुनकर गुनी सोचते हैं कि जिनवो ने कल जो कुछ भी कहा वो सब झूठ ही था, लेकिन तभी वो बताता है कि संग जिनवो ने हंटर गिल्ड की माइनिंग टीम को ज्वाइन की है। और ये सुनकर गुनी शॉक हो जाते हैं। जिनवो, तुम्हें समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इधर जिनवो माइनिंग करने के लिए पहुंच जाता है। हाई लेवल डंजन्स को क्लियर करने में 3 तरह की टीम लगती है। स्ट्राइक टीम जो कि मॉन्स्टर से फाइट करती है, माइनिंग टीम जो कि डंजन्स में माना क्रिस्टल्स को कलेक्ट करती है, और कलेक्शन टीम जो मरे हुए मॉन्स्टर की बॉडी को बाहर निकालती है। इधर चोई कुछ हंटर्स के साथ डंजन के अंदर चला जाता है और उसके सामने कई सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो अपने फायर मैजिक का यूज करके उनके ऊपर अटैक करता है और इस अटैक से वो सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। पर क्योंकि फायर को कहीं जाने की जगह नहीं मिलती तो वो रिफ्लेक्ट होकर उन्हीं की तरफ आने लगता है और उसके साथ आए सभी सोल्जर्स एक शील्ड बनाकर उस अटैक से बच जाते हैं। मैंने अपनी पावर को काफी ज्यादा कंट्रोल किया है ताकि इन मॉन्स्टर्स की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो और वो उस डंजन से बाहर आ जाते हैं। जिनवो देखता है कि चोई ने पूरी टीम को बिना किसी खरोच के बाहर ले आया है और उसकी पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। और तभी गेट से हंटर गिल्ड की वाइस कैप्टन और इस कंट्री की 9th एस रैंक हंटर चाहिन बाहर आती है। जिनवो भी उसकी ऑरा से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। चाहिन भी जिनवो की स्ट्रॉन्ग ऑरा को सेंस करती है, लेकिन वो उसे देखती उससे पहले जिनवो वहाँ से हट जाता है। ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। स्ट्राइक टीम के बाहर आने के बाद माइनिंग और कलेक्शन टीम अंदर जाती है और जिनवो अपने मजदूर भाइयों के साथ मजदूरी करना शुरू कर देता है। जब वो माइनिंग शुरू करता है सभी लोगों को यकीन नहीं होता कि वो सच में ई रैंक का हंटर है। इसके बाद लंच ब्रेक का टाइम हो जाता है। जिनवो कहता है कि मैं इस एरिया को क्लियर करके बाहर आ जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं जिनवो सब कुछ छोड़ छाड़ के बॉस की तरफ जाने लगता है। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है और मैं इस मौके को ऐसे नहीं जाने दे सकता। मैं जल्दी से बॉस को देखकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो बॉस के पास पहुँचता है तो उसका इरादा ही बदल जाता है। मुझे इसे नहीं मारना चाहिए, मैंने ऐसा किया तो वो क्रिस्टल्स बाहर नहीं निकाल पाएंगे और हंटर गिल्ड का बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा, पर मैं उससे थोड़े बहुत मजे तो ले ही सकता हूँ। जिसके बाद वो अंदर जाने ही वाला था, पर तभी उसे पीछे से आवाज आती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं कि वो चाहिन होती है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिनवो चाहिन से झूठ बोलता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ और गलती से यहाँ पर आ गया। चाहिन उससे पूछती है कि क्या तुम माइनिंग टीम से हो? तुम्हें पता नहीं कि ये बॉस चैम्बर है? जिनवो चाहिन की एबिलिटी से इम्प्रेस होता है और सोचता है उसे उसकी प्रेजेंस का पता भी नहीं चला जब तक कि उसने बोलना शुरू नहीं किया था। तभी चाहिन ये देखकर हैरान होती है, इस माइनर ने तो एक वेपन पकड़ा था जो कि अब उसके पास नहीं है। चाहिन उसे जल्दी से यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि अगर उसने बॉस को भड़का दिया तो पूरी की पूरी माइनिंग टीम खतरे में आ जाएगी। और जैसे ही जिनवो चाहिन के पास से गुजरता है चाहिन को कुछ अलग सा महसूस होता है। वो उसे रुकने के लिए कहती है। चाहिन जिनवो के पास आकर उसे स्मेल करती है। वो नोटिस करती है कि जिनवो से उसे वो बदबू नहीं आ रही है जो उसे बाकी हंटर से आती है। चाहिन उससे पूछती है, क्या तुम सच में एक हंटर हो? चाहिन जिनवो
जिन्वू का आईडी कार्ड चेक करती है और उसे वापस जाने के लिए कहती है। शाहीन सोचती है कि शायद वो लो रैंक का हंटर है, इस वजह से उसे बदबू नहीं बल्कि एक अच्छी स्मेल आ रही थी। इसके बाद माइनिंग टीम जिन्वू से पूछती है कि क्या तुम शाहीन से मिले? वो ब्रेक के टाइम पर डंजन में वापस आती रहती है, ये देखने के लिए कहीं बॉस हम वर्कर को मार ना दे। वो लोग जिन्वू को शाहीन की यूनिक कंडीशन के बारे में बताते हैं कि शाहीन को सभी हंटर से एक अजीब सी बदबू आती है, इसलिए वो हमेशा अपनी नाक पर रुमाल रखती है। ये सब सुनकर जिन्वू सोचता है कि शाहीन ने उसे देखकर कुछ अलग ही रिएक्ट किया था, शायद उसकी स्मेल बाकी हंटर जैसी नहीं है। उसे याद आता है कि बारूका ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, तुम इंसान नहीं हो। उसे लगता है कि शायद मैं अब एक प्लेयर बन चुका हूँ, इसलिए मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। जिन्वू की माइनिंग स्किल से खुश होकर माइनिंग टीम उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देती है, पर जिन्वू उन्हें मना कर देता है। लेकिन वो जिन्वू को सिर्फ कल के रेड में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। जिन्वू सोचता है कि मेरा रीअसेसमेंट 2 दिन बाद होने वाला है, और जब वो ये सुनता है कि हंटर गिल्ड की सेकंड स्ट्राइक टीम इस बार ए रैंक डंजन को रेड करेगा, तो वो डिसाइड करता है कि वो कल के रेड में भी पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शाहीन किसी को कॉल करके जिन्वू के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। वो आदमी उसे बताता है कि चोई ने भी उसे जिन्वू पर इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है, लेकिन एसोसिएशन ने जिन्वू की फाइल को सील कर दी है, जो कि आज तक किसी भी लो रैंक हंटर के साथ नहीं हुआ। शाहीन सोचती है कि वो इतने सारे हंटर से मिली, पर जिन्वू ही वो पहला हंटर है जिसे उससे इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी। अगले दिन जब जिन्वू रेड पर जाता है तो माइनिंग टीम के मेंबर्स को देखकर उसे अपने पुराने टीम मेंबर्स की याद आती है। माइनर्स भी जिन्वू को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद वो लोग पहले सी रैंक डंजन में जाते हैं। जिन्वू की स्पीड को देखकर माइनिंग टीम का लीडर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, और इसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है और माइनिंग टीम का लीडर फिर से जिन्वू को हायर करने की कोशिश करता है। वो जिन्वू से कहता है कि मैं तुम्हें 5 गुना ज्यादा पैसे दूंगा, तुम हमारी माइनिंग टीम को ज्वाइन कर लो। लेकिन जिन्वू इस बार भी मना कर देता है, और तभी यहाँ पर सेकंड स्ट्राइक टीम का लीडर संग गीहुन आता है। उसे एक आदमी की जरूरत थी जो कि उनका सामान उठा सके, क्योंकि उनका आदमी आज नहीं आया था। माइनिंग टीम में सभी लोग लो रैंक के हंटर हैं, इसलिए वो लोग ए रैंक डंजन में जाने से डर रहे होते हैं, और वो अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे। गीहुन उन्हें बोलता है कि जो भी आज हमारे साथ चलेगा उसे डबल पैसे मिलेंगे, लेकिन ज्यादा पैसे मिलने के बावजूद वो लोग नहीं जाते हैं। तभी जिन्वू अपना हाथ खड़ा करता है, मैं तैयार हूँ इस काम को करने के लिए। माइनिंग टीम उसे समझाने की कोशिश करती है, मत जा भाई अंदर, ए रैंक के मॉन्स्टर्स होंगे और तेरी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन जिन्वू कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, और ये वाला डंजन कल के डंजन से काफी ज्यादा बड़ा होता है, पर इसकी मैजिक पावर कम होती है, इसलिए आज दूसरी स्ट्राइक टीम को रेड पर भेजा गया है। इस टीम में 6 ए रैंक के हंटर और 3 बी रैंक के हंटर थे, लेकिन इस टीम में कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं था। गेट में एंटर करते ही जिन्वू को कुछ अलग सा फील होता है, जो उसे रेड गेट में एंटर करते वक्त हुआ था। और तभी एक लड़की जिन्वू से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे कैप्टन और बाकी के हंटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। और तभी स्ट्राइक टीम को कुछ महसूस होता है और वो सभी फाइट करने की पोजीशन में आ जाते हैं, और तभी उन लोगों के ऊपर डंजन जैकल्स अटैक कर देते हैं। लेकिन उन हंटर्स के सामने वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, तो वो कुछ सेकंड्स में ही उन सभी को मार देते हैं। वहीं वो लोग यहाँ पर जैकल्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। जिन्वू के पूछने पर हीलर बताती है कि जैकल्स एक सी रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं, और ये नॉर्मली ए रैंक गेट्स में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स इन्हें मार देते हैं। तभी जिन्वू जैकल्स के ऊपर एक कॉलर देखता है, और वो लोग समझ जाते हैं कि किसी ने इन जैकल्स को पेट की तरह पाला हुआ है। तभी वहाँ पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जो कि हाई ऑर्क्स होते हैं। उनमें से एक ऑर्क अपने वेपन को थ्रो करके उनके ऊपर अटैक करता है, और गीहुन इस अटैक को काफी मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है, और वो सभी हाई ऑर्क्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उनका टैंक सोल्जर अपनी टोंट स्किल का यूज करता है, लेकिन इसका उन मॉन्स्टर्स के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, और वो मॉन्स्टर्स पीछे खड़े हंटर्स पर अटैक करने के लिए जाते हैं। एक हंटर अपने फायरबॉल अटैक से उन्हें पीछे कर देता है, लेकिन इससे उन्हें जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता। और तभी स्ट्राइक टीम की मैजिशियन एक मॉन्स्टर को पकड़ लेती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक सकती, क्योंकि ये हाई ऑर्क्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तो उसकी मदद करने के लिए फायर मैजिशियन 2 फायर सोल्जर्स को समन करता है। फायर सोल्जर्स मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए चले जाते हैं, और बाकी के हंटर्स भी उन मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे होते हैं। और तभी एक हाई ऑर्क साइड से अटैक करके उनके एक हंटर को घायल कर देता है, लेकिन हीलर टैंक को हील करने में बिजी थी। गीहुन देखता है कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और उसे लगता है कि वो जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। तभी एक हाई ऑर्क उनके एक हंटर के हाथ को काट देता है, और ये सभी चीजों को देखकर गीहुन अपनी उम्मीद खो देता है। वहीं हीलर आकर उसके हाथ को पूरी तरह से रीजनरेट कर देती है, लेकिन तभी एक ऑर्क हीलर के पीछे आ जाता है, और वो हीलर अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन तभी जिन्वू बीच में आ जाता है, और वो अपने रूलर हैंड स्किल का यूज करके उसके गर्दन को दबाने लगता है, जिसके बाद वो उसकी गर्दन को ही उड़ा देता है। वो हीलर सोच में पड़ जाती है कि अभी यहाँ पर हुआ क्या। वहीं जिन्वू अपने स्टेल्थ स्किल का यूज करके उन ऑर्क्स को घायल किया जा रहा था, और इसलिए बाकी के हंटर्स काफी आसानी
से उन मॉन्स्टर्स को मार पा रहे होते हैं और जिन्वू की स्टेल्थ स्किल की वजह से कोई भी उसे देख नहीं पा रहा होता और हंटर्स को लगता है कि अचानक से ये और कमजोर हो गए और वो इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पूरी पावर से लड़ने लगते हैं और एक के बाद एक सभी ऑर्क्स मारे जाते हैं। जिन्वू छुपकर सभी हाई ऑर्क्स को इंजर्ट किए जा रहा था और वो लोग सभी हाई ऑर्क्स को मार देते हैं। गीहुन देखता है कि उसके सभी मेंबर सही सलामत हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आता कि अचानक से ये मॉन्स्टर्स कमजोर कैसे पड़ गए और ये काम उनमें से किसी ने नहीं किया था, पर वो लोग जिंदा बच गए, उनके लिए यही बड़ी बात थी। लेकिन उनमें से एक हंटर जो कि मैजिकल यूजर थी, उसे जिन्वू के स्टेल्थ स्किल के बारे में पता चल जाता है और उनकी जान उसी की वजह से बची होती है, तो इसलिए वो इसके बारे में किसी को नहीं बताती। हंटर्स गीहुन से पूछते हैं कि उन्हें डंजन में आगे बढ़ना है या फिर यहीं से वापस जाना है। गीहुन डिसाइड करता है कि उन्हें यहीं से वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जब वो लोग दोबारा से गेट के पास जाते हैं तो ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी ने गेट पर मैजिक बैरियर लगा दिया होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल बैरियर होता है, यानी कि अब वो लोग वापस नहीं जा सकते। लेकिन उनकी मैजिशियन कहती है कि मैं इस मैजिक बैरियर को तोड़ सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा। वो मैजिशियन बैरियर को देखकर सोचती है कि जिसने भी ये बैरियर लगाया है वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर वो उस डंजन में हुआ तो हम उसे कभी नहीं हरा सकते। जब सभी मैजिक यूजर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि इस बैरियर पर कर्स स्पेल लगा होता है जो कि उनकी हालत को और भी ज्यादा खराब कर देता है। तभी उन्हें एक टेरिफाइंग मैजिक पावर महसूस होती है और जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं उनके सामने एक और पूरी हाई ऑर्क की आर्मी होती है और अगर वो लोग इनसे लड़ते हैं तो सारे लोग मारे जाएंगे। उनमें से एक हाई ऑर्क आगे आता है और गीहुन भी आगे बढ़ता है। वो हाई ऑर्क अपनी भाषा में कुछ कहता है जो कि किसी को भी समझ में नहीं आता और तभी उस हाई ऑर्क को उसका बॉस पोजेस कर लेता है और इंसानों की भाषा में बोलता है, मेरा नाम कार गैल्कन है और मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूँ और मैंने ही तुम्हारे इस गेट को ब्लॉक किया है। या तो तुम मेरे सोल्जर्स के हाथों मारे जाओ या फिर तुम मुझसे मेरे कैसल में मिलने आओ। गीहुन जानता था कि वो उनसे जीत नहीं सकता, इसलिए वो कारगलगन से मिलने का डिसाइड करता है। गीहुन जिन्वू से कहता है कि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उनके बॉस के ऊपर अटैक कर दूंगा और उसका ध्यान भटकने से ये बैरियर हट जाना चाहिए और तुम मौका देखकर यहाँ से चले जाना और तुरंत एस रैंक की टीम को इन्फॉर्म कर देना। जिन्वू कहता है कि इसकी वजह से तो तुम सभी लोग मारे जाओगे, हमारा मिशन जिंदा लौटना नहीं बल्कि बॉस को मारकर गेट बंद करना है। हीलर जिन्वू को अपनी एक डायरी देती है, ये मेरी फैमिली को दे देना, हमें अपना मिशन पूरा करना ही होगा लेकिन तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो। जिन्वू सोचता है कि ऐसे ही सिचुएशन डबल डंजन में हुई थी पर वहाँ उसे सभी ने अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था, पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ये लोग खुद अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं ताकि मैं यहाँ से जिंदा जा सकूं। वहीं डंजन के बाहर चाहिन जिन्वू को ढूंढते हुए आ जाती है। तभी माइनिंग टीम का लीडर उसे बताता है कि जिन्वू स्ट्राइक टीम के साथ गेट के अंदर गया है एक कैरियर के रूप में। दूसरी तरफ गेट के अंदर जिन्वू और बाकी के हंटर्स एक कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर कई सारे हाई ऑर्क्स हैं और उनके सामने कारगलगन अपनी गद्दी पर बैठा होता है और वो कहता है कि तुम्हारा स्वागत है इंसानी कीड़ो। वहीं बाहर खड़ी चाहिन सोच रही होती है एक ई रैंक का हंटर ए रैंक के डंजन में क्यों जाना चाहेगा और कल मैंने उसे बॉस चेम्बर के पास वेपन के साथ देखा था, जरूर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वो गेट के अंदर जाने लगती है लेकिन उसके पास कोई वेपन नहीं था तो बॉस उसे अपना माइनिंग वेपन दे देता है। वहीं डंजन के अंदर वो सभी लोग कई सारे मॉन्स्टर से घिरे हुए थे। ये हाई ऑर्क्स इतने ताकतवर हैं कि ये एक पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इनसे भी ज्यादा खतरनाक कारगलगन के 4 जनरल्स होते हैं। तभी कारगलगन अपने ऑरा को रिलीज करता है जो कि इतना खतरनाक था कि वो सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। गीहुन उससे पूछता है कि तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, तुम सभी कीड़े मेरा एंटरटेनमेंट हो, मैं तुम्हें टॉर्चर करना चाहता हूँ और तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। ये सुन के वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी गीहुन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है। चलो दोस्तों इसको खत्म कर देते हैं, पर वो लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कि वो उसकी आवाज तक नहीं सुन पाते, लेकिन वो अकेला ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन कार अपनी आइस बैरियर का यूज करके खुद को बचा लेता है, जिसके बाद वो ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उसे ऊपर लेकर जाता है और काफी तेजी से जमीन पर पटकता है। वो उसे लगातार कभी छत पर और कभी जमीन पर पटकता रहता है और बाकी के हंटर्स इतने ज्यादा डरे हुए थे कि वो अपनी जगह से हिलते भी नहीं है और गीहुन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है तो मजबूरन जिन्वू को ही बीच में आकर उसे बचाना पड़ता है। ये डंजन हंटर गिल्ड का है इसलिए मैं बीच में नहीं आना चाहता था, लेकिन अब हमारी टीम खतरे में है तो क्या अब मैं इन्हें मार सकता हूँ, प्लीज हमारी जान बचा लो। तभी एक मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर अटैक करने आता है पर वो अपने रूलर हैंड का यूज करके उसे दूर फेंक देता है। तुम्हें लगता है कि तुम सबको अकेले हरा सकते हो, तुम सभी मनुष्य सच में काफी घमंडी होते हो। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और जिन्वू भी अपनी शैडो आर्मी को समन करता है। मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो
तुम्हारी जैसी प्रेजेंस मैंने आज तक पहले कभी सेंस नहीं की, लेकिन बेटा तू आज मरने वाला है। वहीं डंजन के बाहर वो पहुंच जाता है, जो कि पता लगाने आया था कि आखिरकार जिन्वू यहाँ पर माइनर्स की तरह मजदूरी क्यों कर रहा है। वो माइनर से पूछता है कि क्या संग जिन्वू नाम का कोई बंदा यहाँ पर मजदूरी कर रहा है। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहने लगता है कि मुझे पहले से पता था उस बंदे में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे कि वो मुझे मार ही देगा। माइनर्स उसे बताते हैं कि असोल्ट टीम के पास कोई भी कैरियर नहीं था जो कि उनका सामान उठा सके, इसलिए वो एक कैरियर की तरह अंदर गया है। माइनर्स का बॉस उनसे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। कल न्यूज देख लेना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। क्या न्यूज, उसमें क्या आने वाला है आखिरकार। और हाँ, यहाँ पर मिस शाहीन भी आई थी, वो भी जिन्वू के बारे में पूछ रही थी, जिसके बाद वो गेट के अंदर चली गई। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और वो भी गेट के अंदर जाने लगता है। पर तभी अचानक एक काफी खतरनाक मैजिक ऑरा बाहर आता है। जाओ जल्दी से गेट की एनर्जी चेक करने वाला डिवाइस लेकर आओ। वहीं गेट के अंदर शाहीन भी काफी ज्यादा हैरान थी कि असोल्ट टीम ने इतने सारे हाई ऑक्स को कैसे हरा दिया। और अगर जो एनर्जी मैंने फील की है वो डंजन के बॉस की है, तो मुझे जल्दी से वहाँ जाना होगा, क्योंकि हाई ऑक्स के मुकाबले जिन्वू की आर्मी काफी ज्यादा छोटी थी। लेकिन तभी जिन्वू अपनी न्यू स्किल मोनार्क डोमेन को एक्टिवेट कर देता है और इसकी वजह से उसके सोल्जर्स की पावर और भी ज्यादा बूस्ट हो जाती है। वहीं ये सब देखकर ये दोनों हंटर्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं। मैं तो बस 2 ही सोल्जर्स को समन कर सकता हूँ। मैंने कभी भी ऐसी टेरिफाइंग एनर्जी एक ह्यूमन से आते हुए नहीं देखी। इसके बाद इन दोनों की आर्मी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और तभी टैंक अपनी टोंट स्किल का यूज करता है, लेकिन हाई ऑक्स के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता। वहीं इग्रिस एक ही झटके में अपने आसपास के सभी ऑक्स को काट देता है और आयरन भी अपनी हैमर की एक ही अटैक से काफी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। वहीं जिन्वू भी अपनी स्पीड का यूज करके काफी सारे हाई ऑक्स को मारे जा रहा था और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उन्हें सोचने तक का समय नहीं मिलता। जिन्वू को एक हाई ऑक को हराने में उसके 4 बार सोल्जर्स मारे जाते हैं। तो इससे पहले कि मेरा माना खत्म हो, मुझे हाई ऑक्स की तादाद को कम करना पड़ेगा। लेकिन तभी कारगलगन अपनी फायर मैजिक का यूज करता है, जिससे उसके काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। तुम अपनी औकात मत भूलो इंसानी कीड़े, तुम्हारे सोल्जर्स बस नाजुक से पपेट्स हैं। ओ अच्छा, मेरे सोल्जर्स जितनी बार चाहे जिंदा हो सकते हैं। और तभी कार अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है और वो अपने आइस स्टोन को जिन्वू के ऊपर देकर मारता है। पर जिन्वू इससे भी अपनी स्पीड का यूज करके बच जाता है और वो उन पत्थर के छोटे टुकड़ों का यूज करके जिन्वू के ऊपर अटैक करने लगता है। वो इन सभी पत्थरों से तो बच जाता है, लेकिन उसके सोल्जर्स नहीं बच पाते। तभी कार अपनी फायर मैजिक का यूज करके उसे जलाने की कोशिश करता है और जिन्वू के सोल्जर्स मारे जाते हैं और डर के मारे वो सभी हंटर्स वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं बाहर चेक करने के बाद उन सभी को पता लगता है कि ये ए रैंक का गेट एस रैंक गेट के बराबर है। वहीं डंजन के अंदर जिन्वू का माना खत्म होने वाला था और जिन्वू एक माना पोशन को निकाल कर उसे पी जाता है। लगता है तुम्हें दिखाने का समय आ चुका है कि एक नेक्रोमेंसर की पावर क्या होती है। और तभी जिन्वू अराइज कहता है उसने अभी तक जितने भी हाई ऑक्स को मारा था उन सभी को अपनी शेडो आर्मी में ज्वाइन कर लेता है। तुम सब जल्द ही मेरी आर्मी का हिस्सा बनोगे और हाँ, उसमें तुम भी शामिल हो। ये सुनकर कार शॉक हो जाता है और वो ग्लिच होने लगता है। ऐसा नहीं हो सकता। जब मेरी आंख इस जगह पर खुली तो मुझे एक ही कमांड मिला, इंसानों को जान से मारो। जिसके बाद वो अपने जर्नल्स को भी ये फाइट ज्वाइन करने के लिए कहता है। वहीं हंटर गिल्ड को भी उस गेट के बारे में पता चल जाता है। उसकी असिस्टेंट कहती है कि अगर इस गेट को जल्द ही बंद नहीं किया गया तो जेजू आइलैंड वाले इंसिडेंट जैसा ही हाल हो जाएगा। चोई कहता है कि सभी हंटर्स को एक जगह इकट्ठा करो और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमें बाकी गिल्ड्स की भी मदद लेनी पड़ेगी। वहीं गेट के अंदर आयरन बड़ी आसानी से एक जनरल को हरा देता है और इग्रिस एक नहीं बल्कि 2 जनरल से फाइट कर रहा होता है और उनके ऊपर भारी भी पड़ रहा होता है। टैंक भी एक जनरल को खत्म कर देता है। वो हंटर्स जिन्वू की मदद करने की सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं कार अपनी कर्स स्पेल का यूज करके उनकी हालत को खराब कर देता है और कहता है कि कमजोर कीड़े इससे दूर ही रहें। और वो खुद जिन्वू से फाइट करने के लिए नीचे आता है और अब होगा 1v1। वो उसके ऊपर एक साथ 3 स्पेल का यूज करता है, लेकिन इसका जिन्वू के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। जिन्वू से बताता है कि पॉइजन और कर्स मेरे ऊपर काम नहीं करते हैं, इसलिए कुछ नया ट्राई करो। तभी जिन्वू अपने 3 मैजिशियंस को समन करता है जो कि उसके ऊपर एक फायर बॉल से अटैक करते हैं और क्योंकि वो इस बार स्फीयर ऑफ एवरेज का यूज कर रहे थे उनकी फायर की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो अटैक कार की शील्ड को तोड़ देती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और शाहीन भी यहाँ पर पहुँच जाती है और वो यहाँ के नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। वो बाकी के हंटर से पूछती है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। मिस शाहीन, हमें भी इसके बारे में नहीं पता। कार गुस्से में कई सारे स्पेल्स को अपने ऊपर कास्ट करता है जिसकी वजह से उसका साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो जिन्वू को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू इससे बच जाता है और कहता है कि मुझे जायंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद कार बहुत सारे फायर स्पेल्स है जिन्वू के ऊपर अटैक करता है। वो स्पेल्स इतने ज्यादा थे कि वो पूरे ही कैसल
को कवर कर लेते हैं और जिन्वू के साथ साथ उसके सोल्जर्स को भी खत्म कर रहे थे। क्या तुम मेरी ऐसी ताकत देखने के बाद भी मेरा सामना कर सकते हो? और जिन्वू पीछे से आकर उसकी आंखों पर अटैक करता है और ये अटैक उसके लिए काफी ज्यादा पेनफुल था और वो गुस्से में आकर सॉन्ग ऑफ फायर का यूज करता है और काफी सारी आग जमीन के नीचे से आने लगती है। लेकिन जिन्वू टूटे हुए पत्थरों का सहारा लेकर उसके सभी अटैक से बच रहा होता है। जिन्वू पास में ही पड़े चेन का यूज करके उसके दोनों हाथों को पूरी तरह से बांध देता है और अपने हाथों से उसे जमीन पर पटक देता है और तभी वहाँ पर वो भी पहुँच जाता है, जो कि ये सीन देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। शाहीन भी ये देखकर हैरान होती है क्योंकि जिन्वू एक कॉम्बैट टाइप का हंटर है जो कि समनिंग मैजिक को भी यूज कर सकता है। आखिर ये कितना ताकतवर है? वो आखिर ये कौन है? तुम तो इसके बारे में जानते ही होगे। नहीं, मैं भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। वहीं कार जब फिर से लड़ने के लिए खड़ा होता है, जिन्वू उसी के जर्नल से उसके ऊपर अटैक करवाता है जो कि उसे एक पंच मारकर जमीन में पटक देता है और उसे कुछ अजीब से पिक्चर्स दिखाई देते हैं जो कि उसे मार रहे थे। जिन्वू जल्दी से जाकर उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर देता है और उसे नाम रखने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो कारगलगन का नाम भूल गया था। वैसे तुम्हारा नाम क्या था? चलो कोई नहीं, आज से तुम्हारा नाम टस्क है। और वो इन सभी चीजों में इतना बिजी था कि वो इन सभी पर ध्यान नहीं देता। सभी हंटर्स उससे पूछते हैं कि ये सब क्या था। शिट यार, अब क्या बताऊं मैंने। और एसोसिएशन के बंदे जिन्वू के सामने आ जाते हैं। मेरा नाम वू है और हंटर संग जिन्वू का स्टेटस टॉप सीक्रेट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है आप इसके बारे में किसी को ना बताएं। और वो जिन्वू को अपने साथ ले जाने लगते हैं। गीहुन जिन्वू को रोकता है, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से आज हम जिंदा हैं, तो मैं हम सब की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। वहीं चोई को जिन्वू की सारी एबिलिटीज के बारे में पता चल जाता है कि वो सोल्जर्स को समन कर सकता है और इसके ऊपर से वो मरे हुए मैजिक बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। उसे इन सभी चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम्हें क्या लगता है, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ या जिन्वू? क्या आप अकेले बिना किसी के हेल्प के एक एस रैंक गेट को क्लियर कर पाएंगे? नहीं, मैं ये अकेला नहीं कर सकता, जो कि काफी ज्यादा बुरा है क्योंकि लोग मुझे अल्टीमेट हंटर बुलाते हैं। मैं जिन्वू को अपनी गिल्ड में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसके बाद हम कई सारी मीडिया रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि एक्टर ली मिंग सुन के बारे में बात कर रहे थे, जिसने कि अभी अभी अपनी पावर्स को अवेक किया है। और ली ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था।